दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि जहांगीरनामा के अनुसार किस गढ़वाल शासक ने जहांगीर को हाथी और घोड़े प्रदान किए थे। तो उसका आंसर था शामशाह। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है। मैं PR के स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। दोस्तों इन क्लासेस में हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास में जो हम वर्तमान में पढ़ रहे थे वो है गढ़वाल का पाल या फिर परमार वंश। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज़ करें तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि 43वां शासक जो था वो बलभद्र शाह था। बलभद्र शाह यह वह शासक है परमार वंश में जो पहली बार अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाता है। उसके अलावा एक और विशेषता देखें इसकी, तो इसके द्वारा ही परमार वंश से दिल्ली में जो राजदूत हैं उनको भेजने की प्रथा को स्टार्ट किया गया था। उसके अलावा 44वां शासक देखें तो वो था मानशाह। मानशाह बहुत ही पराक्रमी शासक हम कह सकते हैं परमार वंश में। इसके द्वारा जो सबसे प्रमुख कार्य इसका माना जाता है दापा पर आक्रमण। दापा उस टाइम पीरियड में तिब्बत में पड़ता था। इससे पहले भी भले एक व्यक्ति जो था, एक शासक था, वो वहाँ दापा पर आक्रमण कर चुका था जिसका नाम था विजयपाल। लेकिन जो ये विजयपाल था इसने दापा पर असफल आक्रमण किया था। मतलब इसने आक्रमण जरूर किया था लेकिन उस युद्ध को ये जीतने में असफल रहा। तो जो मानशाह था उसके बारे में हम कह सकते हैं कि दापा पर सफल आक्रमण करने वाला वो पहला व्यक्ति है। कहा गया कि वो दापा से 1000 स्वर्ण कलश लाया था और इन्हीं स्वर्ण कलशों के कारण इस पर चंद शासक जिसका नाम था कि लक्ष्मी चंद वो 7 बार आक्रमण करता है। तो ये 2 पॉइंट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। तो अगर हम आज की क्लास को स्टार्ट करें तो जो मानशाह के बाद अगला शासक बनता है उसका पुत्र नाम होता है शामशाह। 1611 से 1631 तक शामशाह का टाइम पीरियड होता है। शामशाह जब राजगद्दी पर बैठता है तो इसके टाइम पीरियड में एक घटना घटती। इससे पहले अगर हम देखें कि जो मानशाह था, मानशाह ने दापा पर आक्रमण किया था और उस टाइम पीरियड में जो दापा था, दापा का शासक था काकवा मोर नामक एक व्यक्ति जो कि उस टाइम पर दापा रियासत का शासक था। जब मानशाह और काकवा मोर के बीच में युद्ध होता है तो इस युद्ध में मानशाह विजयी होता है और काकवा मोर हार जाता है। तो ये युद्ध बाद में एक संधि के तहत समाप्त होता है, जिस संधि के तहत मानशाह ने काकवा मोर पर कुछ टैक्स लगाया था। तो वो टैक्स था एक तो 1.25 सेर स्वर्ण कि मानशाह द्वारा कहा गया कि जो तिब्बत के राजा होंगे वो गढ़वाल के शासकों को 1.25 सेर स्वर्ण देंगे। स्वर्ण मतलब सोना, और 1.25 सेर को हम देखें तो ये उत्तराखंड में एक मापन पद्धति है। 1 सेर 1 किलो के बराबर होता है। तो अगर हम 1.25 सेर की बात करें तो 1.25 kg। तो इतना सोना जो तिब्बत का शासक होगा वो गढ़वाल के राजा को देगा। एक ये लगाया गया। उसके अलावा वो एक चौसिंग्या मेढ़ा या मेढ़, तो मेढ़ का मतलब गढ़वाल में भेड़ से होता है। भेड़, या फिर अगर आपने नंदा राज जात यात्रा सुनी होगी तो वहाँ पर जो आकर्षण का सबसे प्रमुख केंद्र होता है वो खाडू होता है, मतलब जिसे भेड़ कहते हैं, जो नंदा राज जात यात्रा में सबसे आगे की तरफ चलता है। तो जो मानशाह था, मानशाह ने तिब्बत के शासकों पर 2 टैक्स लगाए। एक वो प्रतिवर्ष 1.25 सेर सोना देंगे, उसके अलावा वो एक चौसिंग्या खाड़ू भी देंगे। कुछ टाइम तक ये प्रथा चलती रहती है, लेकिन जैसे ही शामशाह शासक बनता है जो काकवा मोर है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। मतलब वो कहता है कि अब से हम गढ़वाल के शासकों को टैक्स नहीं देंगे। तो इसी कारण शामशाह जो काकवा मोर था उस पर आक्रमण करता है राजा बनने के बाद। तो जब वो उस पर आक्रमण करता है, दापा पर वो आक्रमण करता है, तो उस युद्ध में दापा रियासत का शासक हार जाता है और शामशाह जीत जाता है। तो शामशाह क्या करता है कि उसने दापा के शासक को कहा कि जो टैक्स उन पर निर्धारित किया गया था, मतलब वही कि जो 1.25 सेर स्वर्ण है एक वो, और उसके अलावा जो चौसिंग्या मेढ़ है या खाड़ू या भेड़ जैसा कहें, ये टैक्स वो नियमित रूप से देंगे। लेकिन उसके अलावा उसने एक और टैक्स उन पर लगा दिया, वो था कि वो प्रति वर्ष एक चंवरी गाय भी देंगे। अब देखो दोस्तों, चंवरी गाय की बात करें तो ये चंवरी गाय बेसिकली ये
जो याक होता है, याक का एक हाइब्रिड होता है, ये हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ ठंड अधिक होती है, तो उसका एक हाइब्रिड होता है जिसको चंवरी गाय कहा जाता है। तो श्याम शाह ने कहा कि दापा का रियासत, जब वो हार गया था दापा का शासक, कि वो श्याम शाह को अब प्रतिवर्ष 1.25 शेर सोना, एक चौसिंगा खाड़ू और एक चंवरी गाय भी देंगे। तो ये इसका प्रथम कार्य था। उसके अलावा श्याम शाह की तुलना अगर हम चंद शासकों में करें तो इस टाइम पीरियड पर जो लक्ष्मी चंद था उसके पुत्रों के बीच में, उसका पुत्र था एक विजयपाल, त्रिमल चंद। तो लक्ष्मी चंद की मृत्यु के बाद श्याम शाह के समकालीन चंद रियासत जो थी वहाँ पर गृह युद्ध स्टार्ट हो गया था। मतलब कि जो मेहरा फर्तियाल या जो ऊंची जाति के लोग थे वो धीरे धीरे लक्ष्मी चंद के पुत्रों की हत्या कर रहे थे। तो जब लक्ष्मी चंद के पुत्रों की हत्या हो रही थी तो उस टाइम पीरियड में जो वहाँ का लक्ष्मी चंद का एक पुत्र था त्रिमल चंद, जिसका नाम था त्रिमल चंद, वहाँ से भयभीत होकर के और गढ़वाल के शासक के पास शरण लेने आता है। तो मतलब कि त्रिमल चंद श्याम शाह के काल में शरण लेने आता है। ये गढ़वाल और कुमाऊं के इतिहास में पहली घटना होगी जब किसी राजा के द्वारा, चंद राजा के द्वारा गढ़वाल के शासक के यहाँ शरण ली गई थी। तो पूछा जा सकता है कि त्रिमल चंद ने किस गढ़वाल शासक के कार्यकाल में शरण ली, तो आंसर होगा श्याम शाह। अब जब त्रिमल चंद ने, जो कि उस टाइम पर हम कह सकते हैं चंद का राजा बना नहीं था, बस बनने वाला था क्योंकि उसके भाइयों की हत्या हो चुकी थी, तो त्रिमल चंद ही जब गढ़वाल के शासक के यहाँ शरण ले लेगा तो उनके बीच में युद्ध कैसे होगा। मतलब कि जो श्याम शाह था इस टाइम पीरियड में चंद शासकों और गढ़वाल शासकों के बीच में अच्छे संबंध थे, कोई भी युद्ध नहीं हुआ। रीज़न बस वही था क्योंकि त्रिमल चंद ने गढ़वाल में शरण ले ली थी। त्रिमल चंद को बाद में श्याम शाह द्वारा ही कुमाऊं की राजगद्दी पर बिठाया जाता है। उसके अलावा श्याम शाह की बात करें, श्याम शाह ने जो उनकी राजधानी थी, मतलब जब तक श्याम शाह शासक था अभी तक उनकी राजधानी श्रीनगर शिफ्ट हो चुकी थी। तो श्रीनगर में श्याम शाह के द्वारा श्याम शाही बागान भी बनाया गया, ये इसका एक मुख्य कार्य है। एक ही फैक्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा कहा जाता है कि श्याम शाह का एक भाई था जिसका नाम था धाम शाह। धाम शाह, ये धाम शाह श्याम शाह के कार्यकाल में सरकारी कार्यों या फिर श्याम शाह की हेल्प करता था उसके प्रशासनिक कार्यों में। उसके बाद दोस्तों अगला फैक्ट देखें इसमें, तो जो श्याम शाह था, श्याम शाह के टाइम पीरियड में वहाँ पर एक कवि रहता था, नाम था शंकर कवि। तो इस शंकर कवि के द्वारा श्याम शाह के कार्यकाल में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था वास्तु शिरोमणि ग्रंथ। तो श्याम शाह के कार्यकाल में शंकर कवि द्वारा वास्तु शिरोमणि ग्रंथ नामक एक पुस्तक लिखी गई और ये गढ़वाल के इतिहास में पहली पुस्तक थी जो कि वास्तुकला पर लिखी गई थी। वास्तुकला पर लिखी गई थी। उसके अलावा अगला फैक्ट देखें तो श्याम शाह के टाइम पीरियड में एक क्रिश्चियन धर्म की शाखा यहाँ उत्तराखंड में आती है जो कि उसका नाम था जेसुएट पादरी। तो ये क्रिश्चियन धर्म की एक शाखा हम इसे कह सकते हैं। इससे पहले लगभग 1680 के टाइम पीरियड तक ये अकबर के साम्राज्य में पहली बार भारत में आई थी। उसके बाद धीरे धीरे उनका वहाँ से अन्य जगहों पर विस्तार होना प्रारंभ हो, वहाँ से अन्य जगहों पर जाना स्टार्ट किया इन्होंने। तो श्याम शाह के कार्यकाल में एक जेसुएट पादरी श्रीनगर भ्रमण पर आया था जिसका नाम था अंतुदिया या फिर अंतुनिया आंद्रादे। ये जेसुएट पादरी श्याम शाह के काल में आया था। अब दोस्तों श्याम शाह के रिगार्डिंग जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि इससे पहले देखें अगर हम श्याम शाह से पहले देखें तो श्याम शाह के पहले के कुछ शासकों के मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों की अधिकारिता स्वीकार नहीं की थी। श्याम शाह भी मुगलों की अधिकारिता स्वीकार नहीं करता है, लेकिन श्याम शाह पहला गढ़वाल शासक होता है जो कि किसी मुगल सम्राट से मिलता है। तो ये जहांगीर उस टाइम मुगल सम्राट था, ये उससे भेंट करने जाता है। कहा जाता है जहांगीर और श्याम शाह की जो भेंट हुई थी वो आगरा में हुई थी और इस बात का वर्णन जहांगीर
नामा जो पुस्तक है मुग़लों की, उसमें भी किया गया, या फिर इसी को तुजुक ए जहांगीरी कहा जाता है। इस जहांगीर नामा के अनुसार जो श्याम शाह था, श्याम शाह ने जहांगीर को एक हाथी और एक घोड़ा भी प्रदान किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है कि जहांगीरनामा के अनुसार किस गढ़वाल शासक ने जहांगीर को हाथी और घोड़े प्रदान किए थे, तो उसका आंसर था श्याम शाह। अब और देखिए श्याम शाह के बारे में। श्याम शाह के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई पुत्र नहीं था, इसके बाद इसका कोई पुत्र नहीं था जो इसका प्रशासन को देख सके। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने माना कि श्याम शाह का एक पुत्र था जिसका नाम था दुलाराम। दुलाराम श्याम शाह का पुत्र था, लेकिन इस दुलाराम की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा अगला फैक्ट देखें तो श्याम शाह के कार्यकाल में महीपति शाह, जो कि रिश्ते में श्याम शाह के चाचा थे, महीपति शाह ने श्रीनगर में केशव राय मठ, या फिर इसी को केशव राय मठ भी कहा जाता है, केशव राय मठ की स्थापना की थी। इस मठ में महीपति शाह का एक अभिलेख भी मिलता है जो कि अब लगभग टूट चुका है वो। तो यहाँ पर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन क्या है कि अगर पूछा जाता है कि केशव राय मठ की स्थापना किस राजा के काल में हुई, तो आंसर होगा श्याम शाह। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि केशव राय मठ की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई, तो आंसर है महीपति शाह। महीपति शाह को उस टाइम पीरियड पर छूट थी कि वो मंदिर बना सके। वैसे भी हम देखते हैं कि गढ़वाल शासकों के द्वारा जो उनके अधीनस्थ अधिकारी थे उनको छूट दी गई थी कि वो अपने अनुसार मंदिर या मठ बना सकते हैं। तो कार्यकाल था श्याम शाह का, लेकिन बनवाया था महीपति शाह द्वारा। तो श्याम शाह के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि श्याम शाह था जो श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा नदी में वो नौका विहार कर रहा था और उस नौका विहार करते टाइम उसकी मृत्यु हो गई। उसके अलावा श्याम शाह के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि यह एकमात्र गढ़वाल शासक है जिसका वर्णन महासू देवता की आरती में भी किया जाता है। तो ये कुछ श्याम शाह के बारे में और फैक्ट थे। उसके अलावा कुछ शासकों ने इस श्याम शाह को विलासी राजा की संज्ञा भी दी थी, विलासी राजा। या फिर कुछ लोगों ने इसे, जो तुगलक वंश का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी संज्ञा भी दी गई। तो ये भी एक फैक्ट बनता है कि गढ़वाल के किस राजा को मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दी गई है या उसके समकक्ष रखा गया है, या फिर गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा श्याम शाह। तो श्याम शाह की जब मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, कोई संतान नहीं थी, दुलाराम शाह पहले ही मारा जाता है, तो इसके बाद श्याम शाह का जो चाचा होता है महीपति शाह, उसको गढ़वाल का अगला शासक बनाया जाता है। तो श्याम शाह के बाद जो 46वें नंबर का शासक है वो बनता है महीपति शाह। महीपति शाह का टाइम पीरियड देखें तो 1631 से 1634 तक ये शासक बना रहता है। तो महीपति शाह के बारे में तो पहला यही फैक्ट है कि गढ़वाल के शासकों में सबसे बुजुर्ग अवस्था में कह सकते हैं या सबसे दीर्घ अवस्था में शासक बनने वाला ये व्यक्ति था। जितने भी रहे होंगे उनमें सबसे बुजुर्ग अवस्था में महीपति शाह को शासक बनाया जाता है। महीपति शाह को इतिहासकारों द्वारा गर्व भंजन की उपाधि दी जाती है। और हमने, अच्छा ये पॉइंट मैं बताना भूल गया, जब हम मानशाह पढ़ रहे थे, गर्व भंजन की उपाधि दो शासकों को दी जाती है, एक महीपति शाह और दूसरा है मानशाह। इनके बारे में कहा गया है कि इनका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है जीवन का वो युद्धों में व्यतीत हो जाता है, इसलिए इनको गर्व भंजन की उपाधि दी जाती है। दोस्तों महीपति शाह जब शासक बनता है तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि गढ़वाल शासकों में से ये पहला शासक था जो चारों दिशाओं में अपना युद्ध अभियान चला रहा था। इससे पहले हम देखें अगर श्याम शाह, तो वो मैक्सिमम जो तिब्बत का दापा वाला क्षेत्र था और कुमाऊं के कुछ हिस्से वहीं तक सीमित थे, उसके अलावा उन्होंने कोई ज़्यादा युद्ध नहीं किए थे। तो ये पहला शासक था जो चारों दिशाओं में अपने विजय अभियान को चलाता है या युद्ध करता है। अब अगर हम उस युद्ध को देखें, वो जो इससे युद्ध जीते हैं उन युद्धों में सबसे अहम भागीदारी इसके जो 3 सेनापति हैं उनकी रहती है। पहला नाम है उनमें माधो सिंह भंडारी,
दूसरा नाम है उसमें लोदी रिखोला, तीसरा नाम है उसमें बनवारी दास। अगर महीपति शाह इतना अच्छा शासक हुआ, वो सभी युद्ध जीता, तो उसका एकमात्र रीज़न था उसके पास बहुत ही पूरे गढ़वाल में हम कह सकते हैं सबसे जो कुशल सेनापति थे वो महीपति शाह के टाइम पीरियड में ही थे, उसी के पास थे। माधव सिंह भंडारी को देखें हम तो इनको गर्वभंजक कहा जाता है। लोदी रिखोला को गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है। पहले माधव सिंह भंडारी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, माधव सिंह भंडारी, अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, गढ़वाल वाले हिस्से में रहते हैं, तो आप आपने माधव सिंह भंडारी का नाम सुना होगा। इनके बारे में कहानी प्रचलित है, कहानी नहीं वास्तविकता है वो, कि जो इनका मूल गांव था, इनका मूल गांव माना जाता है देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच में पड़ता है, जिसका नाम था मलेथा। मलेथा टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। तो मलेथा की जो स्थिति थी, मलेथा अभी भी देखेंगे आप, मलेथा के नीचे से जो अलकनंदा नदी है वो बहते हुए जाती है। नदी पास में होने के बावजूद वहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी तो उसके पास में एक पहाड़ था, पहाड़ के दूसरी तरफ सिंचाई या स्रोत रहा होगा। तो माधव सिंह भंडारी ने सोचा कि किस तरह से उस स्रोत का पानी पहाड़ के इस तरफ लाया जाए। तो उन्होंने वहाँ पर सुरंग बनाना स्टार्ट किया, जिसे हम वर्तमान में मलेथा की गूल नाम से जानते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर सुरंग बनाना स्टार्ट किया, और जब वो सुरंग कंप्लीट हो गई थी उसके बावजूद वहाँ से पानी नहीं आ रहा था। तो कहा जाता है कि माधव सिंह भंडारी जब रात को सोने अपने बिस्तर पर गए तो उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में कहा गया कि जब तक उस गूल के पास में किसी मनुष्य की बलि नहीं दी जाएगी तब तक उससे पानी नहीं आएगा। तो जब वो अगले दिन उठते हैं तो निश्चय करते हैं कि किसी की बलि देंगे। अब मुद्दा ये था कि किसकी बलि दें, तो इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र को चुना। वो अपने पुत्र को लेकर के उस गूल के पास में जाते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने अपने पुत्र की गर्दन वहाँ पर काट दी और वहाँ पर चढ़ा दिया। इस तरह से उन्होंने मानव बलि वहाँ पर दी थी। तो इसीलिए उन्हें गर्वभंजक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मतलब अपने गर्व या पुत्र को कह सकते हैं उसकी हत्या कर दी थी। तो ये माधव सिंह भंडारी के बारे में फैक्ट है। दोस्तों, अब माधव सिंह भंडारी के कुछ युद्ध देख लेते हैं। माधव सिंह भंडारी की बात करें तो जब महीपति शाह शासक बनता है तो सबसे पहले ये श्याम शाह की तरह दापा पर आक्रमण करता है। दापा पर आक्रमण करता है तो दापा पर आक्रमण करने के लिए ये अपने सेनापति को भेजता है, जिनको जाना जाता है बर्तवाल बंधु के नाम से। इनको वहाँ पर भेजता है तो इनके नेतृत्व में महीपति शाह की सेना दापा पर जाती है। वहाँ पर युद्ध होता है उन दोनों के बीच में, और उस युद्ध में जो बर्तवाल बंधु हैं वो जीत जाते हैं और दापा का शासक हार जाता है। और अगर इन बर्तवाल बंधुओं के हम नाम देखें तो इनके दोनों भाइयों के नाम थे भीम सिंह बर्तवाल, और दूसरे का नाम था गजवीर सिंह बर्तवाल। तो 1632 में बर्तवाल बंधुओं को दापा पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है और 1632 में वो जीत भी जाते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि जो दापा रियासत थी वो महीपति शाह के टाइम पीरियड में गढ़वाल शासकों के अधीन आ गई थी। अब क्योंकि महीपति शाह वहाँ से वापस आ चुके थे तो 1633 और 34 के आसपास जो दापा का शासक रहा होगा वो चीन के शासकों से या फिर आसपास की रियासतों से मदद लेकर के दोबारा से दापा पर आक्रमण करता है। तो जब वो दापा पर आक्रमण करता है तो जो बर्तवाल बंधु थे वो बहुत ही वीरता से उसके साथ युद्ध करते हैं, लेकिन अंत में जो बर्तवाल बंधु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मारे जाते हैं। लेकिन वो इतनी वीरता से लड़े कि कहा जाता है कि जो दापा क्षेत्र होगा वर्तमान में तिब्बत में, वहाँ पर आज भी इन बर्तवाल बंदों की तलवारों को सुरक्षित रखा गया, आज भी उनकी वहाँ पर पूजा की जाती है। उसके बाद 1640 का दौर आता है और जो महीपति शाह है वो दोबारा से एक सेना को दापा पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, और उस सेना का नेतृत्व कर रहा होता है माधव सिंह भंडारी। माधव सिंह भंडारी को वीर भड़ भी कहा जाता है। भड़ मतलब कि हम कह सकते हैं गढ़वाल में उन्हें कहा जाता है जो बहुत ही हष्टपुष्ट होते थे, तो वीर पुरुषों को भड़ कहा जाता था मोटे तौर पर कहें अगर। तो 1640 में माधव सिंह भंडारी को वहाँ पर भेजा जाता है
और माधोसिंह भंडारी वहाँ पर युद्ध करते हैं और दोबारा से वो दापा पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये था माधोसिंह भंडारी के बारे में। तो मतलब हम कह सकते हैं कि माधोसिंह भंडारी ने जो साम्राज्य विस्तार किया था वो गढ़वाल के उत्तर की तरफ किया था। उसके बाद बात करते हैं लोधी रिखोला की। लोधी रिखोला जो थे, लोधी रिखोला ने जो उत्तराखंड था कुछ इस तरह से हम उत्तराखंड का मैप मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो दापा रियासत थी यहाँ पर अधिकार कर लिया माधोसिंह भंडारी ने। इनका इस तरह से कुछ क्षेत्र वो गढ़वाल में शामिल हो गया। उसके अलावा बात करें लोधी रिखोला की, तो लोधी रिखोला ने पश्चिम की तरफ जो यहाँ पर सिरमौर रियासत हम कह सकते हैं, जो वर्तमान के हिमाचल प्रदेश में है, जो सिरमौर वाला इलाका था, यहाँ पर महीपति शाह के अधीन होकर के आक्रमण करता है और सिरमौर के कुछ गढ़ या फिर किलों को वो गढ़वाल की सीमा में शामिल कर लेता है। उसके अलावा गढ़वाल का पोर्शन देखें तो हम लगभग इतना था, इतना यहाँ से फिर कुमाऊं लग जाता था सिरमौर। उसके अलावा जो महीपति शाह था, महीपति शाह ने जो उनका नीचे तराई ये वाला हिस्सा था, देहरादून वाला हिस्सा, यहाँ पर बार बार डाकू आक्रमण किया करते थे। तो उनका दमन करने के लिए भी महीपति शाह द्वारा लोधी रिखोला को भेजा गया और लोधी रिखोला ने देहरादून के भी कुछ, उसके अलावा जो उनके पास हिस्से नहीं थे उनको भी गढ़वाल की सीमा में शामिल कर लिया। अब बात करते हैं बनवारी दास की। तो बनवारी दास जो है वो युद्ध में मारे जाते हैं कुमाऊं के साथ, जब गढ़वाल के महीपति शाह का युद्ध हो रहा था। इनके बीच में एक कथा प्रचलित है कि एक टाइम ऐसा हुआ कि गलती से महीपति शाह द्वारा कुछ नागा साधुओं की हत्या हो गई थी। तो उन नागा साधुओं की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए वो ऋषिकेश के भरत मंदिर में आते हैं। तो भरत मंदिर में आते हैं तो वहाँ पर बैठते हैं वो, तो उन्हें लगता है कि जो भरत की मूर्ति है वो बार बार उन्हें निहार रही है, उनकी तरफ घूर रही है, उन्हें ये एहसास दिला रही है कि उन्होंने बहुत गलत काम किया है। तो उन्हें वो, क्योंकि क्षत्रिय थे, तो उन्हें इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि मूर्ति उन्हें देख रही है बार बार। तो वो गुस्से में आकर के उस मूर्ति की दोनों आंखें निकलवा देते हैं। बाद में उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने एक और गलत काम कर दिया है। तो फिर बाद में उसका प्रायश्चित पूछा जाता है। वो अपने जो कुल पुरोहित होंगे उनसे प्रायश्चित पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि इसका एक ही प्रायश्चित है कि तुम किसी के खिलाफ युद्ध करते करते मारे जाओ। तो इसी वजह से वो महीपति शाह गढ़वाल के शासक, जो अभी हमने पढ़ा था त्रिमल चंद के साथ युद्ध करते हैं, क्योंकि उनको प्रायश्चित करना था। उसके अलावा उनके पास कोई और रीज़न नहीं था। तो त्रिमल चंद के साथ वो युद्ध करते हैं। तो कहा जाता है कि इस त्रिमल चंद के साथ युद्ध करते करते वो मारे जाते हैं। और अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा हम कुमाऊं को कह सकते हैं। तो यहाँ पर इन के बीच में युद्ध हुआ और वो खुद तो मारे जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो सेनापति है बनवारी दास, वो भी कहा जाता है कि इसी युद्ध में मारा गया। त्रिमल चंद के बारे में देखें दोस्तों, तो वो महीपति शाह से आग्रह भी करता है, क्योंकि अगर हम उससे पहले देखें श्याम शाह के द्वारा ही त्रिमल चंद को कुमाऊं की राजगद्दी पर बिठाया जाता है। तो वो यही कहता है महीपति शाह कि आपके कर्मों से ही मैं कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा हूँ, फिर भी आप मेरे पे आक्रमण कर रहे हो। तो महीपति शाह ने उसे बताया और उनके बीच में युद्ध होता है, जिस युद्ध में त्रिमल चंद जीत जाता है और महीपति शाह, जो इतना वीर महान व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो त्रिमल चंद था उसने चारों दिशाओं में अपना विजय अभियान चलाया था। जो अपने उसके ये 3 सेनापति थे, इनकी सहायता से विजय अभियान चलाया गया था। उसके बाद महीपति शाह के बारे में एक और फैक्ट है कि कहा जाता है ये एक ऐसा शासक था गढ़वाल का जिसके पवाड़े भी गाए जाते हैं, पवाड़ों में भी इसका गान किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 2 शासक पढ़े, श्याम शाह और महीपति शाह। तो इनमें से जो मेन एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं वो हैं महीपति शाह। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने इससे पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी हैं महीपति शाह से, तो वो डिटेल में बताई गई, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो क्लासेस वहाँ से देख सकते हो। धन्यवाद।